नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से समझा है और आप तक पहुंचाने का जो आंखों देखी हकीकत हुई है उसी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो महाकुंभ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है उसको किस तरीके से समझा जा सकता है और किस तरीके के सुधारों की आवश्यकता है। इस आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सरकार की जो तैयारियां थी वो किस प्रकार से इस महाकुंभ के लिए की गई थी, वो हम आपको बताने वाले हैं। जमीनी हकीकत बताने वाले हैं कि जब हम वहां पर महाकुंभ में पहुंचे तो हमने वहां की वास्तविक स्थिति कैसी देखी थी तथा सरकार की क्या क्या सुविधाएं हमको प्राप्त हुई और उनमें किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता थी या हमें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन सभी बातों का आज के वीडियो में हम आपको जिक्र करने वाले हैं। अगला टॉपिक है श्रद्धालुओं की जिम्मेदारियां। जैसे जो भी यात्रीगण वहां पे जा रहे हैं अपने भावनाओं को, आस्था को बरकरार रखने के लिए, वहां के संगम घाट प्रदर्शन करने के लिए या नहाने के लिए, तो उन श्रद्धालुओं को किन बातों का ध्यान रखना होगा और उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे हम हमारे प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है उसके साथ साथ ही हमारे पास जो श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है इस तरीके के वातावरण में जाने से पहले जो होनी चाहिए या वहां जाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी की बातों का हम आपको बताने वाले हैं। अगला है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है तो उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है तथा उसकी किसकी ज्यादा गलतियां हुई है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है उसके बारे में और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारे जो सुझाव हो सकते हैं जैसे समझने का प्रयास करेंगे। इस कुंभ के अंदर हमने 4 तरीके के पिलर देखे हैं। सरकार देखी हमने, प्रशासन देखा, सामान्य जनता देखी और एक मुख्य पॉइंट देखा हमने वीआईपी पर्सन को। 4 तरह के लोगों जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसके अंदर हम 2 यहाँ पे कोट्स भी लिख रखे हैं। एक कोट करें, योगी सरकार के द्वारा एक और वादा किया गया कि अब की बार 400 करोड़ पार, मतलब जहां हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, 1 अरब 40 करोड़ है, वहां में योगी सरकार ये दावा करती है कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में पधारेंगे या पधारने चाहिए या पधार चुके हैं। तो इस बात का अनुमान लगाना या इस बात को मतलब ईगो पे लेना कतई भी उचित नहीं है। इस आंकड़े को छुपाकर भी, भले 40 करोड़ आते या 50 करोड़ आते, लेकिन इस आंकड़े को छुपाकर भी इस जनहानि को रोका जा सकता था। लेकिन जब आप इस आंकड़े को बता देते हैं तब लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार का आक्रोश या आस्था या कहीं हम वंचित ना हो जाएं उस प्रकार की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में एक ही जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं और इस भयावह रूप को हमें सामना करना पड़ता है। आगे हम स्टार्ट करने वाले हमारा वीडियो की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की गई थी। अगर बात करें तैयारियों में, जो इतने बड़े आयोजन को महाकुंभ जिसको हम नाम दे रहे हैं, जो 144 वर्षों में आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसके अंदर हम देखते हैं कि 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था तथा उनके रहने की, खाने की, पीने की, वहाँ पे स्नान करने की सभी प्रकार की सुविधाओं का अनुमान लगाकर इस महाकुंभ की तैयारी की गई थी। इसके लिए सुरक्षा के रूप से 56 प्रकार के थाने और 155 चौकियां बनाई गई थी पुलिसों की। 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन लोगों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए तथा लोगों को अच्छी तरीके से सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा नियंत्रित या नियोजित किए गए थे। अलग अलग प्रकार, सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। जैसे नागरिकों के लिए नागरिक पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, परिवहन पुलिस और होमगार्ड, ऐसे अलग अलग प्रकार से घुड़सवार घोड़ों पर जो पुलिस चलती है उस तरीके से लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा 101% बहुत अच्छी सुविधाएं की गई थी। 7 स्तरीय सुरक्षा भी व्यवस्था की गई थी। किसी प्रकार का आतंकी हमला या किसी प्रकार की अन्य दुर्घटना होने से या त्रासदी होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा 7 स्तरीय सुरक्षा भी प्रदान की गई, जिसके अंदर जैसे जैसे वह कुंभ के नजदीकी कोई यात्रीगण या श्रद्धालु
या ऐसा नेगेटिव तत्व पहुंच रहा है तो उस पर किस तरीके से निगरानी रखी जाए। तो सबसे पहले तो चौकियों पर या जो टोल नाके होते हैं वहां से लेकर कुंभ में पहुंचने तक 7 प्रकार की चेकिंगें होती हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को क्या रखी जाती है, नजर रखी जाती है। इसी के अंदर हम देखते हैं 10 प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन भी किए जा रहे थे, जो कि सरकार के द्वारा उनकी तैयारियों में शामिल हैं। जमीनी हकीकत के अंदर हम देखते हैं कि जब मैं हमारा व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर करूं कि हम कब वहां पे पहुंचे थे तथा किस प्रकार से हमने हमारी यात्रा को भलीभांति पूर्ण किया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। हम 20 जनवरी 2025 को प्रातः 12 बजे अपने जिला मुख्यालय से 1250 किलोमीटर की जो प्रयाग का महाकुंभ का दूरी है उसको तय करने के लिए निकले थे। 21 जनवरी को 2025 को शाम 6 बजे तक हम उस स्थान पर पहुंचे थे। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद 15 से 20 टोल नाकों के साथ में तथा अत्यधिक थकान के बाद हम वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर भी हमें एक मुख्य स्थान जिसका नाम हमें पता था जूना अखाड़ा, जो कि संगम स्थान से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, वहां पर हम पहुंचना चाहते थे, लेकिन वहां की विशेष सुरक्षाओं के चलते हम अगले 4 घंटों तक न तो वहाँ पे वाहनों को रखने की कोई सुविधा और ना कुछ प्रकार की हमारी परेशानियों का जो होता है उसको सुलझाया गया है। हम 4 घंटे तक वाहनों में इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन किसी भी तरीके से हम वहाँ नहीं पहुँचे थे। अन्यथा इसके बाद में जब हमें इस बात का आभास हुआ कि जब रात्रि का समय बढ़ रहा था तब लोगों की भीड़ कम हुई थी, उसके पश्चात हम वहाँ पे अपना वाहन लेके पहुँचे थे और जूना खड़ा हम करीब रात को 11 बजे के आसपास पहुँचे, जहाँ पर हमारे गुरु जी श्रीमान अखाड़ा के मुख्य जो साधु थे, संत थे, उनसे मुलाकात की तथा वहाँ पर विश्राम किया रात को। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम समय से पूर्व जो बात कर रहे हैं, मौनी अमावस्या जो 29 तारीख को मुख्य था, उस पर नहीं जाकर हमने 20 से 25 तारीख के बीच में हमारी यात्रा को किया, जो कि बहुत ही सफल रहा है। अगली बात करेंगे वहाँ पे, अगर हम जैसे रात्रि को विश्राम किया था तब हमें वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और समस्या नहीं होने के पश्चात जब हम सुबह में उठे तथा सुबह में उठकर हमने शौच स्नान आदि करके हम त्रिवेणी संगम की ओर रवाना हुए थे तथा त्रिवेणी संगम पर हमें पहुंचने में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी वहां से थी और करीब 10-11 बजे हम त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितना प्रशासन परेशान है और लोग बिल्कुल भी लोग बिल्कुल भी प्रशासन की जो कहते हैं कि बातों को नहीं मान रहे हैं। सब मतलब अपनी मस्ती में हैं। और त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर हमने बहुत ही शांतिपूर्वक स्नान किया है। अगर हम बात करें जैसे अगर आपका ग्रुप ऐसा है जो वहाँ के किसी व्यवहार को या किसी स्थान को भली भांति से परिचित है, तब आप वहाँ के स्थानों को आराम से घूम सकते हैं तथा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पर पूछकर किसी के पास पहुँचना है तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के पुलिसकर्मी से लेकर वहाँ के प्रत्येक शॉप का ऑनर भी वहाँ का निवासी नहीं है। वह खुद भी उस बात से अनजान है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पे है। हमने भी बहुत प्रयास किया कि लोगों से पूछकर सही स्थान का पता लगाया जा सके, लेकिन ना पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की जानकारी है कि कौन सा स्थान कहाँ है और ना किसी ऑनर को पता है। इसकी कहीं पे बोर्ड वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है कि आपको जिस स्थान पर जाना है वो स्थान कहाँ पे। एरिया बहुत वास्ट है, मतलब हेक्टर की ज़मीन जिसको कहते हैं 5 से 10 हेक्टेयर में फैला हुआ जो इतना बड़ा संगम स्थल बनाया है सरकार ने, वहाँ पर अगर आप चाह कर भी अपने को जो हमारा नहीं है उसको ढूंढना तो दूर, हम हमारे अपने को भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसी स्थिति है वहाँ पे। पुलिसकर्मी भी सभी अपना कर्म और कर्ज उतार रहे हैं जैसे, लेकिन हम हमारा पैतृक धर्म निभाने प्रयाग गए थे। संगम घाट पर 22 जनवरी को जो भीड़ थी उस पर नियंत्रण नहीं था। वह सुबह सूर्य की लालिमा का लुत्फ उठा रहे थे घाटों पर। जो भी पुलिसकर्मी है उसको मतलब भीड़ से लेना देना ही नहीं है, जिससे वो सब मस्त अपनी वर्दी में और सरकार की ड्यूटी करते हुए
संगम घाटों पर आराम से आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोगों को धक्का मुक्की या लोगों को जगह देना या थोड़ा सा कोई बंद जगह है उसको खोल देना, उस किसी भी प्रकार की कोई भी सुलझ नहीं मिलती है। लोग अपने सामान, स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं ही घेरा बना रहे हैं। डरावना था जब जिंदा लोगों की कदर नहीं थी, तो मुर्दा का तो कहना ही क्या है। यह मैं अपनी कही हुई और देखी हुई बात तो बता रहा हूँ। शान से अगर श्रद्धालुओं को बुला रहे हैं तो उनकी सेवा भाव भी वही होना चाहिए, शवों के समान नहीं। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि जब हम हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं तो सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें, इसके बजाय कि सरकार निंदा का पात्र बने। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि सरकार की किस प्रकार की गलतियां हुई हैं जो उसमें सुधार किया जा सकता था। सबसे पहले हम बात करते हैं जानबूझकर यह अनुमान लगाना कि 40 करोड़ से अधिक जनता आएगी, जैसा कि पूर्व में अब की बार 400 पार कहकर लोगों में भटकाव की स्थिति उत्पन्न की गई थी। यह कथन 100% सत्य है। यदि आप किसी चीज को उस मद्देनजर रखकर अनुमान लगाते हैं तो वो आंकड़ा पार करना जैसे लोगों का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ईगो हर्ट हो जाता है कि उतनी तो जनसंख्या किसी भी तरीके से हमको हासिल करनी ही है, और फिर उसके लिए शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की नीति अपनाई जा सकती है। यही रीति हम हमारे किसी भी कंपटीशन के दौर में साथी के लिए कर सकते हैं। यदि वो किसी परीक्षा में 150 में से 100 अंक लाने की जिद ठान लेता है तो वो 100 पेपर के स्तर को अनदेखा करके कठिन या सरल वह 100% 100 प्रश्न करने की कोशिश करता है, और जिससे वो उसमें क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। इसलिए हमें चीज़ों को सही अनुमान लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसका आंकड़ा निर्धारित करना कतई ही समझदारी की बात नहीं है। सभी स्थान नदी के तट पर समतलीय थे, अन्यथा रेलवे पट्टी के समान थोड़ा सा अप एंड डाउन करके लोगों को विश्राम करने और रुकने के लिए आश्वस्त किया जा सकता था पुल बनाकर। सरकार की जो भी नदीय तटीय क्षेत्र था वो बिल्कुल भी समतल था, मतलब एक मैदानी क्षेत्र होता, और मैदानी क्षेत्र में हम समझ सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे भीड़ जब लगती है तो उसको निकालना और देखना एक दूसरे के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके बजाय अगर हम बात करें, अगर रेल की पटरियाँ जिस तरीके से हम बनाते हैं तो उसके लिए जिस तरीके से ऊंची ढलान युक्त क्षेत्र हम निर्माण करते हैं, उस तरीके का अगर वहाँ पे अप एंड डाउन करके समतलीय स्थान को थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र बनाकर किया जा सकता था तो लोगों को विश्राम के लिए और लोगों को देखने के लिए थोड़ा सा रोका जा सकता था। अगली बात करें हम, सभी मुख्य तिथियों पर आम और वीआईपी सभी का प्रवेश निषेध, केवल साधु संतों का स्नान करना चाहिए था। जैसे मुख्य तिथियां जो 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उन तिथियों के अंदर हमारा जो महाकुंभ है वो असल में साधुओं का और संतों का महाकुंभ था। यह किसी भी प्रकार के आम आदमी या वीआईपी के लिए कतई भी नहीं था। इसलिए लोगों को इस बात को समझना चाहिए था और सरकार को भी उन विशेष दिनों के अंदर इन चीज़ों पर या इन लोगों के प्रवेश पर निषेध होना चाहिए था कि यहाँ पर उस दिन केवल श्रद्धालु का प्रवेश निषेध होकर केवल साधु संतों का प्रवेश किया जाएगा, जिससे साधुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं होता और ना ही सरकार को किसी तरीके के झूठ में या अफवाह फैलाने की आवश्यकता पड़ती। अगली बात है डिजिटल एलसीडी जो मुख्य चौराहे पर लगी रहती है, जिससे लोग उसे देखने में लग सकते थे। हम बात करें वहाँ पे किसी भी तरीके, जैसे हम हमारे छोटे छोटे जो हम आयोजन करते हैं, सरकार के भी जब मीटिंग होती है और बड़े रूप से श्रद्धालुओं को बुलाया जाता है तो एलसीडी के रूप में बहुत बड़े पंडालों के अंदर बहुत सारी एलसीडी लगी होती हैं और लोग उसी में से देख रहे होते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था अगर प्रत्येक चौराहे पर की जाती तो लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे की स्थिति को और एक दूसरे के स्थान के जगहों को देखने के लिए थोड़ा सा अनुमानित होते तथा अपने अपनी सूझ से काम में लेते। लोगों ने केवल फ़ोन और मीडिया के माध्यम से जो छोटी सी स्क्रीन पर बताया जा रहा था उसी को वास्तविकता मानते हुए आगे बढ़ते गए और कुचलते गए और ये भयावह स्थिति पैदा हुई है। मीडिया के माध्यम से लोगों को वायरल करने के बजाय वास्तविक सरकार की कमियां उजागर न करना।
जो सोशल मीडिया होता है, जो सभी माइक लेकर चलने वाले, आजकल छोटे से छोटा यूट्यूबर भी अपने साथ कैमरा लेके चलता है और उसमें केवल प्रसिद्ध या वायरल होने वाली चीज़ें, जो कि सुंदर हैं या नहीं है, ज्ञानी है या नहीं है, बस उसको स्प्रेड करने में लगा हुआ है। उस चीज़ों पर बात न करते हुए हमें वास्तविकता की जो स्थिति है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में हम हमारे सुझाव के अंदर यही बातें बताना चाहेंगे कि एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार के द्वारा वहाँ पे। वाहन को निषेध नहीं किया, किसी भी प्रकार का वाहन हो, वीआईपी हो या सामान्य हो, किसी भी प्रकार के वाहन को वहाँ पे प्रवेश नहीं देना चाहिए। अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा समय बचा हुआ है, उसके अंदर सरकार को बहुत ही अच्छी तरीके से सहूलियत से लेते हुए इनमें से जो भी बातें लोगों के, श्रद्धालुओं के और समाज के पक्ष में हो, उनको लेना चाहिए। मुख्य तिथियों में केवल साधुओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए। अभी 3 स्नान हो चुके हैं, 2 स्नान हो चुके हैं, लेकिन उसके पश्चात भी अगर स्नान जो मुख्य बचे हुए हैं उनके अंदर केवल साधुओं को प्रमुखता दी जाए। सबसे पहले साधु स्नान करें, उसके पश्चात लोगों को या आम जनता को या श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाए। पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि प्रेम भावना का अनुरोध एवं भटकाव से बचाओ। पुलिसकर्मी जो कि हमने देखा कि किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी श्रद्धालु के प्रति प्रेम भावना बिल्कुल भी नहीं दिखी गई है और वो लोगों को और भटकाने का काम कर रहे हैं ताकि वह भीड़ को नियंत्रित कर सके। एक व्यक्ति को रास्ता बताता है इधर और दूसरे व्यक्ति को रास्ता बताया जाता है उधर, लेकिन दोनों की मंजिल हमेशा एक ही है। इस तरीके की भटकाव की स्थिति से लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है, जो कि बिल्कुल भी किसी सरकार की नीति के लिए अच्छा नहीं है। सरकार द्वारा वास्तविक स्थिति का विश्लेषण, ताकि कुंभ की महानता, सनातन की संस्कृति और साधुओं की पवित्रता पर दाग न लगे। जब हम वास्तविक स्थिति को किसी के समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें केवल उसकी वास्तविक स्थिति ही रखनी चाहिए, अन्यथा यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे या हमारी किसी पर्सनालिटी पर दाग लगेगा, उसकी चिंता न करते हुए जो वास्तविक स्थिति है उसको उजागर करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आप पर भरोसा करता है उस व्यक्ति को सहूलियत हो जाती है कि हमें इस पर भरोसा करना है। सरकार हो या प्रशासन हो, वास्तविक स्थिति को सही समय पर उजागर करें ताकि श्रद्धालुओं में और साधुओं में आपके प्रति विश्वास बना रहे। अंत में केवल यही कहेंगे कि क्योंकि कुंभ वास्तव में उनका स्वर्ग है, श्रद्धा जो साधु संत हैं, वो जो महाकुंभ है वो साधु संतों का स्वर्ग है और उसको हमारा तो मात्र दर्शनीय स्थल है। हम तो केवल दर्शन के लिए जाते हैं या दर्शनीय तो घूमने के लिए जाते हैं, जो कि फिर क्या बन जाता है, एक नर्क के समान कार्य करता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक साधु संतों का साथ दें तथा भीड़ का नियंत्रण करने के लिए सद्भावना और सामाजिकता को अपनाएं। धन्यवाद।